अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अलिफ लाम मीम और मैं हूं आपका मेज़बान वली शेख। जैसे ही लबनान में जंगबंदी की खबरें हम तक पहुंचती हैं, मशरिक़ वस्ता में एक और जंग छिड़ जाती है और इस बार लबनान या गज़ा में इसराइली जारियत की खबर नहीं, बल्कि शाम के अंदर और ख़ास तौर पे हल्ब और इदलिब के शहर में अचानक एक हयात तहरीरुल शामी नामी एक ग्रोह उभरता है और वो जो सीरियन फ़ौज है उसके ख़िलाफ़ जारियत करना शुरू करता है, तो उसे अपने हदफ का निशाना बनाना शुरू कर देता है। सवाल ये पैदा होता है कि अभी तो तमाम मुस्लिम जितने भी ये ग्रोह थे, जितने भी ये मुजाहिदीन थे, हिज़्बुल्लाह, हम्मास, ये तो सब इसराइल के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे। मगर ये कौन सा ग्रोह ऐसा आ गया जो इस्लाम का भी नाम ले रहा है और इसराइल के ख़िलाफ़ जंग नहीं कर रहा, बल्कि उसने मुसलमानों के ख़िलाफ़ ही धावा बोल दिया है और ख़ास तौर पे उन ग्रोहों को टारगेट कर रहा है कि जो इसराइल के ख़िलाफ़ जद्दोजहद कर रहे थे। आपको मालूम है कि इसराइल जब भी सीज़ फायर को एक्सेप्ट करने की बात की जाती है इसराइल के हवाले से, तो इसराइल तब तक सीज़ फायर एक्सेप्ट नहीं करता जब तक वो इस बात के ऊपर आमादा ना हो जाए कि अगर उसने सीज़ फायर नहीं किया तो वो ये जंग हार जाएगा। और हिज़्बुल्लाह के मामले में यही हुआ कि उसको ये पता था कि उसको सीवियर ब्लोज मिल रही हैं लबनान में हिज़्बुल्लाह की तरफ से, यही वजह है कि उसने सीज़ फायर को एक्सेप्ट किया। और मगर उसके साथ साथ आपको पता है कि शाम वो वाहिद रूट है कि जिसकी वजह से हमास और हिज़्बुल्लाह की हिमायत की जाती है। उसी मुल्क पे अब एक एक नया ग्रोह, एक रीब्रांड होके, यानी वही ग्रोह है जो अलकायदा के नाम से पहले लड़ता था, ये वही ग्रोह है जो दाइश के नाम से लड़ता था और अब इसको रीब्रांड किया गया है एचटीएस के नाम से, हयात तहरीरुल शाम के नाम से, और ये वहाँ पर अब दोबारा इसने खाना जंगी स्टार्ट कर दी और जिसके नतीजे में अभी तक सिर्फ कुछ ही दिन, यानी जो 4-5 दिन गुजरे, इसी के अंदर 300 के करीब अमवात हो चुकी हैं। सवाल ये पैदा होता है कि ये ग्रोह अचानक ऐसे इमर्ज कैसे कर गया और ऐसे ये कामयाब कैसे हो रहा है, यानी बार एक शहर के बाद दूसरा शहर कैसे हासिल कर पा रहा है। तो इसके पीछे एक कॉन्टेक्स्ट है। एक रिपोर्ट आपके सामने शेयर करूँगा कि ख़ास तौर पे वो ये कि अमेरिका, यूएई और इसराइल की डिस्कशन हुई और ये इन हमलों से पहले, यानी ये जो बागी ग्रोह ने हमला किया है, इससे पहले की ये खबर रिपोर्ट आई है सामने, और वो ये कि अगर असद, यानी बशारुल असद की बात की जा रही है, सीरिया की बात की है, सीरिया की हुकूमत की, अगर सीरिया बशारुल असद हिज़्बुल्लाह हम्मास की हिमायत से पीछे हट जाता है तो अमेरिका जो है वो अपनी सैंक्शंस असद के ऊपर से हटा देगा और उसे रिलीफ देगा। और अगर असद, यानी ये सीरियन जो गवर्नमेंट है, अगर ये हिज़्बुल्लाह की और हम्मास की सपोर्ट करती रहती हैं तो फिर इनके ऊपर मज़ीद, यानी कैरेट और स्टिक वाली स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है कि मज़ीद फिर इस तरीके की बागी ग्रोह सामने लाए जाएंगे। और वही हुआ, जब असद राज़ी नहीं हुआ तो आपने देखा कि किस तरह से अचानक हमले होना शुरू हो गए। सवाल ये पैदा होता है कि एकदम ये कामयाब भी कैसे हो रहे हैं, यानी हमले तो कर रहे हैं मगर कामयाब भी हो रहे हैं, तो उसके पीछे भी एक कॉन्टेक्स्ट है और वो कॉन्टेक्स्ट ये है कि एक्लिड की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जो वहाँ पे एक एनजीओ है और कॉन्फ्लिक्ट की लोकेशन और इवेंट डाटा के ऊपर काम करती है, उसके मुताबिक इसराइल ने लास्ट अक्टूबर, यानी 7 अक्टूबर 2023 से लेके अब तक 220 अटैक्स किए हैं सीरियन फ़ौज के ऊपर, और उसके साथ साथ यूएस ने भी अटैक्स किए हैं सीरियन मिलिट्री फैसिलिटीज़ के ऊपर और सीरियन अफवाज के ऊपर। तो यही वजह है कि न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक कि जो रेगुलर बम्बार्टमेंट हो रही है इसराइल और यूएस की तरफ से सीरिया के अंदर, इसकी वजह से असद की फोर्सेस बहुत वल्नरेबल हो गई हैं। और यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे वो अटैक करते जा रहे हैं, सीरियन अफवाज अपने शहरों का दिफा नहीं कर पा रही और एक खिचड़ी पक गई है। यानी शाम की हालत ये है कि कुछ फोर्सेस ऐसी हैं कि जो तुर्की उन्हें बैक कर रहा है और उसका भी एक बहुत भयानक किरदार है। अगरचे वो ऐसी फोर्सेस को बैक कर रहा है कि ना सिर्फ वो कि ये सीरिया, यानी असद, बशारुल असद के ख़िलाफ़ जंग कर रही हैं, बल्कि वो जो वहाँ पर कुर्दिश फोर्सेस हैं कि जो तुर्की के अंदर कभी कभी टेररिस्ट हमले करती रहती हैं, उसके ख़िलाफ़ भी वो ग्रोह काम करता है। तो एक वो ग्रोह है जिसको तुर्की सपोर्ट करता है, एक वो ग्रोह है जिसको अमेरिका सपोर्ट करता है, और वो ख़ास तौर पे तुर्की जो कुर्दिश वहाँ पे बेल्ट है वो वाले ग्रोह हैं जिनको अमेरिका सपोर्ट करता है, और एक ग्रोह आपके सामने ये एचटीएस नाम से है जिनको ये तमाम फोर्सेस अब सपोर्ट कर रही हैं। तो इसके साथ साथ आपको पता है अमेरिका अभी तक वहाँ की उसकी फोर्सेस जो है वो वहाँ पर मौजूद हैं, और 1/3 ऑफ टोटल टेरिटरी जो है सीरिया की, वो अमेरिका के हाथ में है। हम अमेरिका को कहते हैं कि वो चैम्पियन ऑफ डेमोक्रेसी है, वो वैल्यूज़ का ख्याल रखता है, लिबरल डेमोक्रेसी का चैम्पियन है, मगर हकीकत में 2019 से वो वहाँ पे कब्ज़ा जमाए बैठा हुआ है और सीरिया का जो ऑयल है, यानी चोरी और डकैती कर रहा है। यानी खुलेआम वहाँ पर जो सीरियन ऑयल है, मुसलमानों का जो तेल है, उसको वहाँ से खुलेआम चुरा रहा है, उसके ऊपर डकैती डाल रहा है। और इसके साथ साथ सीआईए की रिपोर्ट्स भी सामने आई हमारे कि किस तरह से अमेरिका बार बार जो सीरियन फ़ौज है उनके एसेट्स, उनकी फैसिलिटीज़ के ऊपर हमले किए जा रहा था, और फिर किस तरह से वो पीछे हटे इन तमाम
क्योंकि ये बैकफायर हो गई, ये तमाम ग्रोह, ये तमाम टेररिस्ट आउटफिट्स जो अलकायदा, और कितने भयानक और खौफनाक मनाजिर हमारे सामने आ रहे थे दाइश की तरफ से, आम आवाम को किस तरीके से वो कत्ल कर रहे थे। ये तमाम सिचुएशन अब हमारे सामने हैं। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं और इस हवाले से बात करेंगे मज़ीद क्या डेवलपमेंट है। हमारे साथ सबसे पहले मौजूद हैं माहिर उमूर मशरिक़ वस्ता डॉक्टर नासिर अब्बास शिराजी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। और फिर हमारे साथ मौजूद हैं माहिर तजिया निगार बराए उमूर मशरिक़ वस्ता सैयद काशिफ़ अली साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। और फिर हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं फैज़ुल्लाह खान साहब। फैज़ुल्लाह खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। आप ही से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे सर। सर, ये अचानक एक ग्रोह यानी मामला तो ये चल रहे थे कि इसराइल के ख़िलाफ़ मुसलमान जद्दोजहद करते, ये कहाँ से एक बागी ग्रोह आ गया जो मुसलमानों के ऊपर ही हमले कर रहा है? वलीद देखिए, शाम का मामला इतना कोई सादा नहीं है। ये बड़ा पेचीदगियां अपने अंदर समोए हुए है। और ये मामला सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये ग्रोह उठा और उसने शामी अफवाज के खिलाफ हमले शुरू कर दिए। असल तो ये मामला बहुत पुराना है। 80 की दिहाई से यहाँ पर जो असद खानदान है ये काबिज है। और बशार उल असद के वालिद हाफिज उल असद एयरफोर्स में थे और उन्होंने इख्तिदार पे कब्जा किया। और उसके बाद सन 2000 के बाद से उनके साहबजादे बशार उल असद इख्तिदार में। पहला सवाल यहाँ पर यह उभरता है कि जब हम मुख्तलिफ ममालिक में जैसे इराक में सद्दाम हुसैन, लीबिया में कज़ाफ़ी और इसी तरह से दीगर ममालिक में मिस्र में हुस्नी मुबारक की आमरीतों से इख्तिलाफ करते हैं, तो शाम में कैसे जमहूरियत नहीं है? पहले तो सवाल यहाँ से उठता है। जब आप अपनी आवाम की आज़ादियाँ सल्ब कर लेंगे, उनका जमहूरी निज़ाम लपेट कर रख देंगे, आप इख्तिदार पर कब्जा कर लेंगे, तो उसके नतीजे में फिर मुआशरे में बेचैनियाँ जन्म लेती हैं। और ये जो मामला है इसका आगाज़ 2011 में हुआ था, जब अरब बहार आई थी। ट्यूनिस से इस मामले का आगाज़ हुआ और वो वहाँ से मिस्र को, लीबिया को उसने मुतासिर किया और फिर वो शाम पहुंची। और इब्तिदा में आम लोग निकले थे और वो यहाँ पर बशार उल असद के इक़्तिदार का खात्मा चाहते थे। लेकिन जैसा कि उमूमन होता है दुनिया भर में, वहाँ पर भी उस अवामी एहतजाज को बशार उल असद की फौज ने ताकत से कुचला। और ये वो मौका था कि जब उसके बाद फिर यहाँ पर जो मुसल्लह गिरोह थे वो पैदा हुए। यहाँ पर दाइश भी आई, यहाँ पर अलकायदा भी आई, यहाँ पर कुर्द भी खड़े हो गए और ये तमाम लोग अपने अपने मकासद के तहत वहाँ पर लड़ने लगे। लेकिन इसके साथ साथ जो शामी अपोजिशन थी वो भी वहाँ पर मौजूद थी और अभी हालिया हमलों में भी वो मुतहर्रिक हुए हैं, उनकी जानिब से हमले किए जा रहे हैं। ये तकरीबन 2020 में एक जंगबंदी हुई थी तुर्की और रूस की सरबराही में, जिसके बाद जो फरीकैन थे, जो मुसल्लह गिरोह थे, वो इदलिब तक महदूद हो गए थे और कुर्द अपने इलाके में थे। लेकिन अब जो ये पेशरफ्त हुई है उसकी बुनियादी वजह यह है कि जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पर तुर्क की मुआवनत भी मौजूद है, अमेरिका की भी मौजूद है, इसी तरह से अरब रियासतें भी यहाँ पर मौजूद रहीं, लेकिन ईरान के भी जो ज़ेरे असर ग्रोह थे वो भी यहाँ पर मौजूद रहे। तो उस सब के नतीजे में ये जो रीजन है बहुत बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। और 2011 के बाद से 2020 के बाद से तो खामोशी थी, लेकिन हालिया अरसे में जो हिजबुल्लाह की इसराइल के साथ जंग हुई है, इसके नतीजे में हिजबुल्लाह बहुत कमज़ोर हुई है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है, उसकी लीडरशिप मारी गई है। तो ये जो गिरोह मौजूद थे, मुसल्लह गिरोह इदलिब में, चूंकि ये खासी अरसे से वहाँ पर मौजूद थे, पिछले 4-5 साल से जंगबंदी के दौरान ये वहाँ पर अपनी तैयारियों में थे। और ये मरहला था कि जब इन्होंने देखा कि यहाँ पर मौजूद हिजबुल्लाह या शामी अफवाज कमज़ोर हो चुकी हैं, तो फिर उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया। तो अब वो आगे बढ़ रहे हैं और इस वक्त भी मामला यह है कि ये मामला आज भी मुज़ाकरात के जरिए ही किसी हतमी नतीजे पर पहुँचाया जा सकता है। फैज़ुल्लाह खान साहब, मगर यहाँ पे सवाल वही पैदा होता है ना कि क्या मुसलमानों को ये अभी ये उनके ऊपर सूट करता है कि वो इसराइल के बजाय उन कुव्वतों के खिलाफ जंग करना शुरू हो जाएं, उन ग्रुप्स के खिलाफ जंग करना शुरू हो जाएं जो इसराइल के खिलाफ जद्दोजहद कर रहे हैं? वली देखिए, मैंने कहा ना, ये कोई इतना सादा पेचीदा इतना सादा मामला नहीं है कि हम इसको 2 मिनट में सुलझा दें। जब आप उन लोगों की बात करते हैं जो शामी हुकूमत के खिलाफ उठे, तो आपको शामी हुकूमत का किरदार भी सामने रखना चाहिए। हम रद्द अमल की तो बात कर रहे हैं, लेकिन हम उस अमल को भूल जाते हैं। 1980 से लेके 2024 तक बशार खानदान या असद फैमिली किस बुनियाद पर शाम पर मौजूद है। मतलब ये जो डिबेट शुरू होगी वो किसी कॉज पर आप बात करेंगे ना, तो उसके बाद ये सारे जिन मसाइल की आप बात कर रहे हैं, ये उसी एक बड़े मसले के अंडे बच्चे हैं। यानी जब वो शामी आवाम जो चाहते हैं वहां पर इस मसले को हल करने में आज की तारीख में भी
अगर कोई सबसे अहम किरदार अदा कर सकता है तो वो ईरान है और वो तुर्की है, और उसके अलावा दीगर अरब ममालिक। अगर आपके यानी सामने अगर ये तुर्की तो चाहें, दोबारा वही जो अपोजिशन फोर्सेस है उनको सपोर्ट कर रहा है, और वो ग्रोह फिर कुर्दिश बैक्ड फोर्सेस जो हैं, जो यूएस बैक्ड फोर्सेस है, कुर्दिश के कुछ ग्रोह हैं, उनके खिलाफ आपस में भी जंग हो रही है। यानी ये तो एक खिचड़ी पक गई है। देखिए खिचड़ी बिल्कुल पक गई है। यानी वहां पर जो है मुसलमान एक दूसरे के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, लेकिन देखिए सबसे बड़ी जिम्मेवारी किस पर आयद होती है? बशार अल असद पर ये जिम्मेवारी आयद होती है कि वो इस बात का इदराक करें, गुज़िश्ता 10 साल से शाम के अंदर लाखों लोग मारे जा चुके हैं, यानी आम लोग। बल्कि इतनी अफसोस की बात है, इतने लोग तो फिलिस्तीन में नहीं मारे गए हैं जितना शामी खाना ये जंगी के इंपॉर्टेंट दौरान पॉइंट है। मारे जा फैजुल्ला चुके खान हैं। साहब हमारे तो साथ रहिएगा। मैं नासिर अब्बास शिराजी साहब से गुफ्तगू करना चाहूँगा। नासिर अब्बास साहब, क्या जैसे कि आपने गुफ्तगू समात फरमाई फैजुल्ला खान साहब की, क्या यही वजह है, क्या बशार उल असद इन तमाम चीज़ों के कसूरवार हैं? सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। जी, बहुत शुक्रिया। देखें, बात ये है कि अगर हम करंट इस वक़्त मूवमेंट को देखें, जी। तो इस मूवमेंट में भी और दरा में जो मूवमेंट हुई थी, जो पहली स्टार्ट हुई थी, मैं उसको भी थोड़ा आपस में कंपैरिज़न करता हूँ। जी। तो इस मूवमेंट में तो कहीं कोई सोशल डिमांड नहीं है कि वो कोई डेमोक्रेसी चाहते हों, वो कोई लिबर्टी चाहते हों, वहाँ पे कोई जो है वो इकोनॉमिक प्रोग्रेस के हवाले से उनकी कोई ख़ास डिमांड्स हों, या रीजनल कोई उनकी विक्टिमाइजेशन हुई है तो उसके हवाले से डिमांड्स हो। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बल्कि इस वक़्त जो मेन जब जहाँ से भी ये दायरा शुरू हुआ है अलेप्पो से, तो इसके अंदर तरकश अमादत, इसके अंदर चेचक हैं, उज़्बक हैं, ताजिक हैं, और इसके अलावा पाकिस्तानी हैं, और दीगर कई कंट्रीज से आने वाले लोग भी शामिल हैं। तो इन लोगों का इंटरेस्ट तो वो नहीं है जो सीरियंस का इंटरेस्ट है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि पहले भी इत्तफाकन मैं यूनाइटेड नेशन के ऑब्जर्वर मिशन के तहत 2013 में आई थिंक सो मैं गया था सीरिया। तो जब हमने वहाँ पे इसी तरह इंसर्जेंसी थी, और इंसर्जेंसी के बाद एक जगह पे जब हमने मुलाकात की, तो वो सारे वो लोग थे जो बुनियादी तौर पे बशर मुखालिफ थे, लेकिन दाइश के मजालिम से तंग आके डिस्प्लेस हुए थे और इंटरनली डिस्प्लेस पीपल थे। तो जब उस मिशन के तहत हम उनको इंटरव्यू किया, और ये हम अपनी इंडिपेंडेंट उसके साथ जाते हैं, उस वक़्त आपको स्टेट नहीं बल्कि यूनाइटेड नेशन जो वो बैक कर रही होती है। तो हमने उनसे इंटरव्यू किया, तो उन्होंने कहा था ये दुरुस्त है कि हम बशर के मुखालिफ थे, लेकिन हम पॉलिटिकली मुखालिफ थे, और हमने ये इज्तिमा किया कि हमने दाइश का साथ दिया। और फिर जब दाइश का साथ दिया तो दाइश तो एक और एजेंडे के साथ आई थी, और जब उन्होंने वहाँ हमारा घर, हमारा इलाका, हमारी इज्जतें और हुर्मतें सब चीज़ें पामाल करना शुरू कर दी, तो आज हमें उनके मुकाबले में दाइश जो है, दाइश के मुकाबले में और दाइशी मज़ालिम के मुकाबले में बशर जो है वो फरिश्ता लगता है। ये कंपैरिजन की बात है, ना हम बशर को जस्टिफाई कर रहे हैं और ना ही उसकी। अच्छा, सेकंड नंबर पे आप ये देखें कि हम जब बात कर रहे होते हैं तो एक ऐसे खित्ते में बात कर रहे हैं जहाँ एक तरफ इंसानी हकूक की पामाली के साथ साथ वर्ष आप कह लें कि एक डिक्टेटरशिप एग्जिस्ट करती है इजिप्ट के अंदर। जी। दूसरी तरफ आप जॉर्डन के अंदर देखते हैं कि वहां पे भी एक शहनशाहियत एग्जिस्ट करती है। फिर आप देखते हैं कि जो अरब कंट्रीज साथ इसके नेबर हैं, उनमें से किसी के अंदर भी कोई डेमोक्रेसी, कोई लिबर्टी, कोई आप इस तरह की बात नहीं कर सकते। तो इन तमाम इलाकों में तो ऐसी मूवमेंट नहीं है। ये मूवमेंट जिसके लिए फंडिंग, सपोर्ट, फाइनेंसिंग, हमें पता है कि जब पहले अमेरिका आया तो अमेरिका ने की, और जो दाइश को इनिशिएट किया गया, फिर उसके साथ उनके अरब कंट्रीज जो अमेरिकन पॉलिसी को टू करते हैं, उन्होंने की। और बुनियादी जुर्म क्या था? मुसलसल सीरिया को यह कहा गया कि आप अगर ईरान को छोड़ दें, और ये जो लैंड एक्सेस है लेबनान के लिए, जिसके नतीजे में इसराइल के मुकाबले में मुजाहमत की कुव्वतों को लैंड एक्सेस प्रोवाइड होती है, अगर ये आप जो है वो तर्क कर देंगे हिमायत, तो हम आपसे तमाम सेक्शंस भी वेव करने के लिए तैयार हैं, और हम आपके साथ तमाम चीज़ों के ऊपर जो है वो टेबल पे बैठने और सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। बहुत वाज़े तौर पे जो सीरिया का जुर्म है, कोई आइडियल गवर्नमेंट वहाँ पे नहीं है, कोई हम उसको मॉडल वो नहीं कहते, लेकिन जो उसका जुर्म है, वो जुर्म उसका फ़लस्तीनियों की सबसे बड़ी पनाहगाह वो है। लबनान की मुज़ाहमती कुव्वतों को सपोर्ट वो करता है। इसी तरीके से इसराइल के मुकाबले में अगर इस वक़्त अरब वर्ल्ड के अंदर कोई स्टैंड लेता है, तो वो सिर्फ सीरिया लेता है। यही वजह है कि इसराइल ने एक गोली भी जॉर्डन की तरफ तो नहीं दागी, मिस्र की तरफ तो नहीं दागी। इसराइल ने जितने हमले किए हैं, जिसका डाटा आपने बयान किया, वो जो है वो सीरिया के ऊपर बयान किए हैं। फिर अभी आप डाटा उठाकर देख लें। नासिर साहब, मैं चाहूंगा कि आप अपनी गुफ्तगू कंटिन्यू करें, एक छोटा सा वक्फा लेंगे, उसके बाद आपसे मजीद बात करेंगे। नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा।
खुशामदीद नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता में एक बार फिर जंग छिड़ गई है। शाम में 8 साल के बाद दोबारा खाना जंगी का आगाज़ हो गया है। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, माहिर तज़िया निगार बराए उमूर मशरिक़ वस्ता जनाब सैयद काशिफ़ अली साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी काशिफ़ साहब, आपके सामने सूरत हाल है, अचानक एक ग्रोह हमारे सामने आता है और अपने रीब्रांड करता है अपने आप को। यानी पहले वो ये वही ग्रोह है जो अलकायदा के साथ एसोसिएटेड था, ये वही ग्रोह है जो दाइश के साथ एसोसिएटेड था, अल नुसरा फ्रंट के साथ एसोसिएटेड था, और अब ये अपने आप को रीब्रांड करके आया है। इसने अपना हुलिया भी तब्दील किया है, अपनी डिमांड्स भी तब्दील की हैं, और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी सामने आ रहा है कि इसने इसराइली चैनल को भी इंटरव्यू दिया है जिसमें उसने वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ अच्छे ताल्लुकात बहाल करने की बात की है, इसराइल को अश्योरेंस दिए कि वो उसके ऊपर हमला नहीं करेगा। देखें, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इस वक्त जो बशार अल असद हुकूमत को जिस जुर्म की सजा दी जा रही है वो दरअसल फ़लस्तीन के मजलूम जो मुसलमान हैं उनकी मदद नुसरत और अमली मदद नुसरत की सजा दी जा रही है। अगर ये डिक्टेटरशिप की बुनियाद पर यहाँ पर उसके खिलाफ मूवमेंट चल रही होती और यहाँ के इंटरनल जो सीरिया की इंटरनल जो डायनामिक्स हैं उसकी बुनियाद पर ये जंग चल रही होती, ये सिविल वार होती, तो उसमें शाम के जो मकामी लोग हैं वो उसमें शामिल होते और उनके जो इश्यूज हैं वो शाम के जो ऑन ग्राउंड जो रियल इश्यूज हैं वो इशू होते हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि इसके अंदर अलकायदा के साबिक लोग शामिल हैं, इसमें जबहत नुस्र के साबिक लोग हैं और उनके जो मफादात हैं वो इसराइल के साथ अलाइन कर रहे हैं। अब हम इसी जो हयात तहरीर शाम की आपने बात की, आप इसी की आप एग्जांपल ले लें। 2012 में इसे शाम के अंदर जबहत नस्र के नाम से इसकी बुनियाद रखी गई और ये अलकायदा की शाम के अंदर एक ब्रांच के तौर पर उसकी बुनियाद रखी गई। इसी ग्रुप ने अब अपने आप को नए नाम से जो है वो हयात तहरीर शाम का नाम देकर सीरिया के खिलाफ जो है शाम के जो सदर बशार अल असद हैं उसके खिलाफ कार्रवाइयां की हुई हैं, शुरू कर रखी हैं। अब इसको रीब्रांड इसलिए किया जा रहा है और वेस्ट इसमें इन्वॉल्व है और अमेरिका उसे एक नए अंदाज में इसलिए पेश कर रहा है ताकि जो ये उसको सपोर्ट कर रहे हैं, अमेरिका जो उसे सपोर्ट कर रहा है, आपके इल्म में होगा कि जब इराक के रास्ते से जो मुख्तलिफ ग्रुप्स अंदर आने की कोशिश उन्होंने की तो अमेरिकी त्यारों ने बाकायदा तौर पर उस पर बमबारी की। जो बशार अल असद की हिमायत के लिए जो मुख्तलिफ जंगी ग्रुप इराक से अंदर दाखिल हो रहे थे तो उनके खिलाफ अमेरिकी त्यारों ने बाकायदा बमबारी की। इसके साथ हम ये देखते हैं कि जो नॉर्थ ईस्टर्न सीरिया के अंदर जो सीनियर डेमोक्रेटिक फोर्सेज हैं, जो कुर्दिश फोर्सेज हैं और जहां पर नॉर्थ ईस्टर्न सीरिया है जहां पर अमेरिका का मुकम्मल कंट्रोल है, ये 30% एरिया है। एसडीएफ और सीरियन नेशनल आर्मी जो नॉर्थ वेस्ट के अंदर तुर्की की बॉर्डर के करीब है, सीरियन नेशनल आर्मी और जो एसडीएफ है जिसे वाईपीजी लीड कर है, ये मुखालिफ ग्रुप्स हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये दोनों बशार अल असद के अगेंस्ट उस जो हलफ पर हमला हुआ था उसमें शामिल हैं। इससे ये साबित होता है कि अमेरिका, तुर्किया और इसराइल इस सारी गेम के पीछे हैं और ये दरअसल जंग जो है लबनान और फलस्तीन के अंदर जो गजा के अंदर जंग थी उसी की कंटिन्यूएशन है। ये सीरिया की कोई सिविल वार नहीं है। सीरिया का हमेशा से तारीखी तौर पर जो फलस्तीन काज है उसे सपोर्ट करने की एक हिस्ट्री रही है और उसी चीज की उसको सजा दी जा रही है। और इस चीज को तो रॉयटर्स का जो इस पर एक स्टोरी आई है, मगरबी खबर रसां एजेंसी है रॉयटर्स, उसने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कहा है कि लबनान जंगबंदी से पहले बशार अल असद को ऑफर की गई, खुली ऑफर की गई कि आप फलस्तीन की जो हिमायत है उससे आप हट जाएं तो आप पर जो क्रिपलिंग सैंक्शंस हैं यूएस की तरफ से उसको भी खत्म कर दिया जाएगा। आपको अरब वर्ल्ड की तरफ से बेहतरीन किस्म की मराहत दी जाएंगी, आपको आपके साथ तिजारत को बढ़ाया जाएगा, आपको दुनिया भर की मराहत आपके सामने रख दी जाएगी। आप सिर्फ एक काम करें, आप फलस्तीन काज से आप हट जाएं और आप ईरान की हिमायत से हट जाएं और हिजबुल्लाह को जो यहाँ से मदद जाती है आपके शाम के रास्ते से, आप इन दो कामों से आप हट जाएं, आप फलस्तीन काज को छोड़ दें, आपके सारे मसाइल हल हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि तारीखी एतबार से सीरिया हमेशा से पहले दिन से जब आपकी 4 जंगें हुई थी इसराइल के खिलाफ, जो अरब वर्ल्ड ने जंगें लड़ी हैं, पहले दिन से सीरिया फलस्तीन काज की हिमायत करता है। तो उसने उसे अपनी उस पॉलिसी को जारी रखते हुए जुर्रत का मुजाहरा किया और उसने कहा कि हम फलस्तीन के मुसलमानों की वजह से नहीं है। मैं आपके पास दोबारा आऊंगा और जिसकी वजह से उसे सजा दी जा रही है।
जी फैजुल्ला खान साहब, आपने गुफ्तगू समाअत फरमाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सैयद काशिफ अली साहब ने फरमाया है कि जो इस ग्रोह के इंटरेस्ट हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ अलाइन कर रहे हैं, इसराइल के साथ अलाइन कर रहे हैं। ये क्या वजह है? देखिए, जहाँ तक ये बात है कि बशारुल असद ने इनकार कर दिया है, मेरा ख्याल है ऑफिशियली तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अब रिपोर्ट्स ऐसी हों तो अलग बात है। देखिए, शाम में किया क्या है हालिया दिनों में इसराइल ने। हालिया दिनों में इसराइल ने शाम में शामी फोर्सेस को निशाना नहीं बनाया, बल्कि वहाँ पर हिजबुल्लाह के जो वहाँ ठिकाने मौजूद थे या उनकी तंसीबात थी या वो चीज़ें जो उसके खिलाफ इस्तेमाल हो रही थी। बशारुल असद ने तो इस सारे अरसे में बहुत खामोशी इख्तियार की है। अगर आपको माजी में याद हो तो एक ज़माने में गोलान की सरहद से शाम की तरफ से फिर कुछ मज़ाहमत हो जाती थी। तो इस अरसे में तो एक मुकम्मल खामोशी रही है। यानी यूं लगता है कि बशारुल असद तो खामोशी से एक पैगाम भेज रहे हैं इसराइल को कि हमारी तरफ से कुछ नहीं होगा। और अब जो सूरत हाल है, अब तो जो कहा जाता है कि शाम का रास्ता इस्तेमाल हो भी रहा था, अब तो लबनान की तरफ से, हिजबुल्लाह की तरफ से सीज फायर हो चुका है। और उस सीज फायर के नतीजे में जाहिर सी बात है कि एक जंगबंदी हो गई है। गो कि उसके बावजूद इसराइल के लबनान पे हमले जारी हैं, लेकिन सीज फायर का मामला मुख्तलिफ होता है। तो ये इसमें मामला ये होता है कि पहले अपना घर देखा जाता है, आप उसको ऑर्डर में लाएं, आप उसको ठीक करें, आप अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात करें और उसके नतीजे में कोई रास्ता निकालें। अपने लोगों के साथ मुज़ाकरात करने में कोई हर्ज नहीं। जहाँ मगर फैजुल्ला खान साहब, यही तो सवाल पैदा हो रहा है कि ये अपने लोग नहीं हैं, ये तो फॉरेन फाइटर्स हैं। इनके पास जो इतना एडवांस, आप सोचें आम आवाम के पास इतना एडवांस वेपन कहाँ से आ गया? देखिए, ऐसी बात नहीं है। वहाँ शामी अपोजिशन जो है उसको बैन अवी तौर पे तस्लीम किया जाता है। वो भी इस जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं इसमें वो भी मुलव्विस है। आप अपने लोगों के साथ बात करें। जहाँ तक बात है उन ग्रोह की, आपने दाइश की बात की, तो दाइश के खिलाफ तो यानी न सिर्फ यहाँ उसने तो बशारुल असद पे क्या हमले करने थे, सबसे ज्यादा तो अपनी खिलाफत के लिए उन ग्रोहों पे हमले किए जो यहाँ पर पहले से मौजूद थे। और उसके अलावा दाइश के खिलाफ इराक में भरपूर आलमी सतह का एक इत्तेहाद बना और उसने जंग की। उसमें इराक भी शामिल था, अमेरिका भी शामिल था, बरतानिया भी था। और 2017 में उस ग्रोह को शाम और इराक में शिकस्त हुई। और उसके बाद अफगानिस्तान में भी मामला यह है कि अफगान तालिबान तक उसके खिलाफ कार्रवाइयां कर रहे हैं। जो उसके बचे कुछ लोग कहीं निकलते हैं उनके खिलाफ ऑपरेशन किया जाता है। तो वो एक ऐसा मामला है कि उसके ऊपर कोई इत्तेफाक नहीं करता कि दाइश को यहाँ होना चाहिए, ये कार्रवाई करनी चाहिए। यहाँ मामला है शामी अवाम का, शामी अपोजिशन का। यहाँ जो ये बात की जा रही है ना, किससे बात करें, यानी 50 साल से एक खानदान बरसरे इक़्तिदार है, बाप के बाद बेटा आ गया, उसके ऊपर सवाल उठाने के बजाय आप लोगों को कटहरे में फैजुल्ला खान साहब, मगर यही बादशाहत का सिलसिला तो तमाम दीगर पड़ोसी ममालिक में भी है। देखिए, बादशाहत का सिलसिला जहां पर है ना, तो जब वहां के अवाम उठेंगे, मज़ाहमत करेंगे, देखिए आपको अवाम के साथ होना चाहिए, हमें किसी बादशाह या डिक्टेटर के साथ नहीं होना चाहिए। यानी मिस्र में जो लोग उठे थे हुस्नी मुबारक के खिलाफ, वो कौन थे? जब डिक्टेटर के खिलाफ लोग उठे तो सब लोगों ने, इस्लामी दुनिया ने उनकी तायीद की, उनकी हिमायत की। इसी तरह से मगर वो इस तरीके का मुसल्ला ग्रोह नहीं था, ना ही उनकी तरफ से कोई ऐसी खौफनाक मनाजिर हमारे सामने आए कि जिसके अंदर कत्ल किया जा रहा हो, जिसके अंदर आम आवाम को बेदर्दी से कत्ल किया जा रहा है। ये सारी वीडियोस हमारे सामने आई हैं दाइश और अल-नुसरा फ्रंट्स की। वली साहब, आप दोबारा से देख लीजिए, हुस्नी मुबारक ने जो शामी लोगों का कत्लेआम किया 1960 से वहाँ ये मामला जारी है। और इसके साथ साथ सीसी ने जो कुछ किया, राबिया अदुआ का जो ग्राउंड था वो भर गया था लोगों से, कोई 30 से 40 हजार लोग मारे। देखिए, डिक्टेटर होता है, उसको इस तनाजुर में नहीं देखें कि शाम का डिक्टेटर अच्छा है तो मिस्र का डिक्टेटर बुरा है, इराक का डिक्टेटर अच्छा है तो लीबिया का बुरा है। डिक्टेटर होता है। सद्दाम, इसमें कोई शक नहीं है सर, डिक्टेटरशिप की जो है हिमायत नहीं की जा रही, इसमें कोई शक नहीं है, ना ही उसको कोई मॉडल करार दिया जा रहा है जो सीरिया की वहाँ पे गवर्नमेंट है। सिर्फ और सिर्फ इस कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है, आलमी हालात के कॉन्टेक्स्ट में, कि किस तरह से इसराइल के इंटरेस्ट कहाँ पे अलाइन करते हैं, यूएस के इंटरेस्ट कहाँ पे अलाइन करते हैं। मैं फैजुल्ला खान साहब, आप बहुत अच्छी गुफ्तगू करने में आप एक बात करूंगा। जहां आप ये देखते हैं कि इसराइल का इंटरेस्ट कहाँ पर है, अमेरिका का कहाँ पर है, तो उसी की जेल में अर्ज है आप थोड़ा सा शामी अवाम का भी तो इंटरेस्ट देख लीजिए ना। आप उनको कोई मार्जिन देने को तैयार ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि वहाँ सब लोग जो है दहशतगर्द, यानी जो लोग उठे हैं वो तो चलो उन पर पाबंदियां हैं, कलदम ग्रुप से उनके ऊपर बात हो सकती है, लेकिन यहाँ अवाम की बात हो रही है। आपने जो जमहूर है उसके जो हुकूक है उसको पामाल किया है, तो उसको बहाल होना चाहिए। ठीक है फैजुल्ला खान साहब, मैं ब्रेक के बाद आपकी तरफ दोबारा आऊँगा। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा और फिर नासिर अब्बास शिराजी साहब से मज़ीद बात करेंगे इस हवाले से।
खुशामदीद नाज़रीन, हमारे साथ नासिर अब्बास शिराज़ी साहब मौजूद हैं। नासिर साहब, जैसे कि फैज़ुल्लाह खान साहब का एक पॉइंट तो वैलिड है कि बाप बेटा तकरीबन 50 सालों से वहाँ पे हुकूमत कर रहे हैं, कोई डेमोक्रेसी नहीं है, आवाम के हुकूक वहाँ पे नहीं इस तरीके से सल्ब किए जाते हैं, तो ये भी वहाँ पे फैक्टर्स हैं इन तमाम चीज़ों के? जी शुक्रिया। जी। मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि कोई ना डिक्टेटरशिप की बात कर रहा है और ना ही कोई किसी रूलिंग एलीट की बात कर रहा है। जी। पहला क्वेश्चन ये है कि सीरिया के अंदर क्या ये इंसर्जेंसी इंडिजिनस है? तो तमाम डाटा उठाकर देख लें, ये इंडिजिनस नहीं है। इसके अंदर जो एलिमेंट और एक्टर हैं, उनकी मेजॉरिटी जो लीडर रोल प्ले कर रही है, वो सारे के सारे फॉरेनर्स हैं। और सेकेंडली ये है कि इसके अंदर फॉरेन इन्वॉल्वमेंट भी एग्जिस्ट करती है, यानी एक तो फॉरेनर्स हैं और दूसरा ये कि इसमें क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन भी एग्जिस्ट करती है, और तीसरा ये है कि इसके अंदर फॉरेन एलिमेंट जो हैं वो बाकायदा तौर पे इनको फाइनेंस और सपोर्ट कर रहे हैं। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, हमें किसकी मजम्मत करनी चाहिए? हमें मजम्मत करनी चाहिए कि सीरिया की सोवरेनिटी के खिलाफ अमेरिकन फोर्सेस सीरिया के अंदर क्या कर रही हैं, ये क्वेश्चन है। अमेरिका को वहां अड्डे बनाने की इजाजत किसने दी? यही ग्रुप हैं जिन्होंने अमेरिका को वहां अड्डे बनाने की इजाजत दी और उनको प्रोटेक्ट किया हुआ है। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन, और अमेरिका है जो इस बहुत सारी चीजों के पीछे है। तुर्की अमेरिका का वाहिद नॉन यूरोपियन नेटो अलाई है, उसके ऊपर बहुत सारी इस लिहाज से जिम्मेदारियां बनती हैं बीइंग अ नेटो अलाई, और वो अमेरिका के साथ बहुत सारे मौजूद के ऊपर खड़ा है। अभी चंद दिन पहले तुर्की का जहाज हिट हुआ रेड सी के अंदर, जो असला और दीगर लॉजिस्टिक्स जो है वो लेके इसराइल जा रहा था। उसके बाद आपको पता है उनकी अपोजिशन ने इसराइल की अपनी बंदरगाह से जहाज को रोका और उन्होंने कहा कि हम जो है वो इसराइल की जो है वो उसको भेजने के लिए तैयार नहीं है, और उन्होंने अपनी हुकूमत के खिलाफ जिस पे बहुत बड़ा क्रैकडाउन हुआ। उसके बाद आपके इल्म में है कि इस सरजमीन से भी जो आपने अभी आपसे पहले जो सीनियर सहाफ़ी साहब ने मिसाल दी, हिजबुल्लाह के खिलाफ अगर हमले किए इसराइल ने, तो वो क्यों किए हैं? इसलिए कि हिजबुल्लाह वहां मौजूद है। हिजबुल्लाह वहां मौजूद है तो किसके कहने पर मौजूद है? सीरियन गवर्नमेंट की वजह से वहां पर मौजूद है। हिजबुल्लाह वहां मौजूद है, गोया इसराइल के मुकाबले में उसकी एक जमीनी रास्ता है जो वहां पर मौजूद है, जिसको जो है वो प्रोटेक्ट कर रहा है बशर अल असद, और ये है वो जुर्म जिसकी उसको सजा मिली है। अगर डिक्टेटर होने के जुर्म की सजा मिलनी है तो सबसे ज्यादा तो फिर इसकी एक लेग के ऊपर सऊदी अरब है, वहां मिलनी चाहिए, जिसके बारे में अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा था कि ओ किंग यू कांट सर्वाइव विदाउट अस इवन फॉर अ डे। वहां तो उन्हें कोई ऐसा एक्ट जो है वो नजर नहीं आता। अगर ये हो तो फिर अवाम की सबसे बड़ी तादाद इस रीजन के अंदर जो है वो इजिप्ट है, जहां इस वक्त जो है वो एक डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट है और वहां अवामी हुकूमत को सैबोताज किया गया है। वहां तो ये नहीं है। अगर ऐसा ही है कि अगर आप जो है वो फैमिली की बुनियाद के ऊपर ये जो खानदानी निज़ाम है उसके मुखालिफ हैं और होना चाहिए, तो फिर सबसे पहले हमें जॉर्डन की बात करनी चाहिए कि जो मिस्र जो इनके साथ कोलैबोरेट करता है इसराइल के साथ और मुज़ाहमत के खिलाफ जो है वो वहां पे अपना रोल प्ले करते हैं। तो असल जंग इस वक्त ये नहीं है कि कौन है, असल जंग इस वक्त ये है कि कौन किसके मफाद के लिए काम कर रहा है। सीरिया का ये जुर्म नाकाबिले माफी है जो हिजबुल्लाह के मुकाबले में इसराइल को नाकामी हुई है फ्रंट से, तो वो अब फौरी तौर पे कॉन्स्पिरेसी का मैदान में उनको नाकामी हुई है। अब वो कॉन्स्पिरेसी का सहारा लेंगे और कॉन्स्पिरेसीज के वो माहिर हैं, इसमें फंड चाहिए तो वो फंड देते हैं। आप मुझे बताएं दुनिया की कौन सी सिविल मूवमेंट है? मिस्र के अंदर मूवमेंट थी और वो जबरदस्त मूवमेंट थी, और वो मूवमेंट खालिस्तन सिविलियन मूवमेंट थी। उसके अंदर तो कोई और मूवमेंट नहीं, उसमें तो टैंक नहीं थे, उसमें तो केमिकल वेपन नहीं थे। अभी आप डाटा उठाकर देखें, विजुअल्स देखें, पाकिस्तान से मिलिटेंट्स के इंटरव्यू हैं, पाकिस्तान से इंटरव्यू हैं, ताजिकों के इंटरव्यू हैं, उज़्बेकों के इंटरव्यू हैं, चेचन्स के इंटरव्यू हैं। ठीक है, ये एक पूरी वो है जिसके जरिए से उन्होंने यहाँ पर बशर अल असद को बुनियादी तौर पे चीन और ईरान के साथ सपोर्ट करने और मुजाहमत के साथ खड़े होने की सपोर्ट दी। दुनिया में सबसे बड़ा मरकज इस वक्त अगर फलस्तीनियों के लिए कोई पनाहगाह है तो वो सीरिया है। लिहाजा सीरिया को इस जुर्म की सजा मिल रही है। अब आप इनके रैंक्स उठाकर देखें, ये कौन लोग हैं? मोहम्मद अली जुलानी कौन है? वो तो बाई बर्थ जो है वो KSA का है। इसके अलावा आप सारा बाकी डाटा उठाकर देखें, तहरीर शाम की जो रैंक्स के अंदर है, कौन लोग हैं? क्या ये लोग वहां पर इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं? क्या ये लोग इलेक्शन के कायल हैं? इनमें से कोई एक डेमोक्रेसी का भी कायल है? ये तो अपनी कैलिफेट बनाना चाहते हैं। हमें इन डुअल स्टैंडर्ड्स को देखना पड़ेगा। मैं चाहूंगा बस यहाँ पर
जी, नाज़िर अब्बास साहब, अब वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम एक्चुअली। आप बहुत अच्छी गुफ्तगू फरमा रहे थे। सैयद काशिफ अली साहब की तरफ आऊँगा। सैयद काशिफ साहब, अब मैं चाहूँगा कि हमारे पास 1 मिनट है आपके लिए, ताकि आप इस गुफ्तगू को समाप्त फरमा दें। ख़ास तौर पे इसको कंक्लूड कीजिएगा। ये जो हिज़्बुल्लाह और इस टाइप के जो ग्रुप्स हैं, क्या इनकी सीरिया के अंदर प्रेज़ेंस लेजिटिमेट है? देखिए वलीद साहब, ईरान और हिजबुल्लाह जो है वो बाकायदा तौर पर सीरियन प्रेसिडेंट की और शामी हुकूमत की रिक्वेस्ट पर वहां मौजूद है, तो उनकी मौजूदगी लेजिटिमेट है। मैं आपके इस एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट को बस वो करके क्लोज करूंगा। देखें, जो ये सबसे बड़ा सबूत है कि ये सीरिया का महाज, लबनान और गजा बिल्कुल आपस में कनेक्टेड है। वो इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि जब सीज फायर हो रहा था हिजबुल्लाह और इसके दरमियान, इसराइल के दरमियान, तो नेतन्याहू ने शाम को बाकायदा तौर पर वार्निंग दी। आप वो स्टेटमेंट उठाकर देख लें। उसने ये कहा कि असद को वार्न करते हुए उसने कहा कि आप आग के साथ खेल रहे हैं, और अगर आपने हिजबुल्लाह को सपोर्ट करना जारी रखा तो फिर हम आपकी हुकूमत को तबाह और बर्बाद करके रख देंगे। आप जाकर, जो साहब यहाँ पर आपके इससे पहले गेस्ट फरमा रहे थे कि इसका उस इसराइल के साथ तनाज़े का कोई वास्ता नहीं है, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो नेतन्याहू की स्टेटमेंट थी जब वो सीज फायर कर रहा था वो उठाकर देख लें। तो उसमें उसने वाज़ेह तौर पर धमकी दी थी बशार अल असद को, और उसी धमकी की कंटिन्यूएशन जो है वो हम ग्राउंड पर देख रहे हैं। और क्योंकि हिजबुल्लाह को रीआर्म और रीग्रुप होने से रोकने के लिए जरूरी है कि सीरिया में उसकी जो लाइफ लाइन है उसको काटा जाए, ईरान के एक्सेस को खत्म किया जाए। तो ये उसी जंग की कंटिन्यूएशन है, और उसका सबूत जो है वो खुद नेतन्याहू हुकूमत और उसकी स्टेटमेंट है। तो ये बहुत अच्छी आपने स्टेटमेंट कोट किया है। मैं भी बेसिकली, मेरे भी सामने यही स्टेटमेंट है बेंजामिन नेतन्याहू का, कि उसने पिछले महीने जो सीज फायर के दौरान ये बात की है। फैजुल्लाह खान साहब, जो आपकी तरफ रेफर कर रहे हैं, सैयद अली काशिफ सैयद साहब के, उनका बेंजामिन नेतन्याहू का बयान है, वो मैं कोट कर रहा हूँ कि असद मस्ट अंडरस्टैंड दैट ही इज प्लेइंग विद फायर। ये उसने हिजबुल्लाह की हिमायत की वजह से बोला है सीरियन गवर्नमेंट को, असद को। बिल्कुल एग्जैक्टली उसमें बिल्कुल वाज़ेह तौर पर धमकी दी गई है, और उस धमकी की आप देख लेंगे जैसे ही सीज फायर खत्म हुआ उसके चंद घंटों बाद जो है वो हयात तहरीर शाम और फैजुल्लाह जी, काशिफ साहब, मैं चाहूंगा कि फैजुल्लाह खान साहब आपके इन कमेंट्स के ऊपर रिप्लाई दें। फैजुल्लाह खान साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। जी जी, जैसे कि आपने सुना कि नेतन्याहू का जो बयान आया है कि असद मस्ट अंडरस्टैंड दैट ही इज प्लेइंग विद फायर, ये उसी जो असद सपोर्ट कर रहा है हिजबुल्लाह को, उसी के रेफरेंस में नेतन्याहू ने धमकी दी है असद को। देखिए, मतलब बिल्कुल दी होगी, लेकिन उसके लिए ज्यादा मसला लबनान की सरजमीन से था, क्योंकि हिजबुल्लाह ने जो जितने हमले किए हैं वो वहां से किए, और उनका जो जितना बड़ा सेटअप या असले के जखायर थे वो वहाँ लबनान में मौजूद है। तो वहां पर तो उसने सीज फायर करके यानी फिलहाल अपना मामला रोक लिया है। हिजबुल्लाह से जो उसकी जंग जारी थी उससे वो पीछे हटा है। शाम के मामले में शाम का इतना बड़ा किरदार हरगिज नहीं है। शाम जो हालिया 10-12 बरसों की जो खाना जंगी हुई है, इसके नतीजे में उसकी फोर्सेस कमजोर हो चुकी हैं, और वो कोई रोल प्ले करने से जो है कासिर है। मगर वेपन्स का तो वाहिद रूट है ना, यानी ईरान के जरिए जो सप्लाई आती है वो तो सीरिया के जरिए ही जाती है, तो ये तो रोल है ही, ये तो एग्जिस्टेंशियल रोल है काइंड ऑफ। मतलब ईरान के जरिए ये आप कह रहे हैं? ईरान ने तो हमेशा मना किया, उसने तो बोला है कि वो कभी इस तरह के कोई असले की तरसील नहीं करता। अगर ये ऐसा स्टेटमेंट है तो ये तो बिल्कुल और तरह का फिर मामला हो जाता है। लेकिन ये तो अब एक कोवर्ट टाइप की जो वॉरफेयर चल रही है, आपको पता है, इसके अंदर तो इस तरीके से क्लेम नहीं किया जाता कि ईरान खुलेआम क्लेम करे कि हम जो है इस रूट को यूज़ करते हैं, मगर ये वाइटल रूट है, इस तमाम फोर्सेस को भी मालूम है। इससे पहले आपको पता है 2011 में भी प्रेजिडेंशियल इलेक्शन की कैंपेन के अंदर बाराक ओबामा ने अपने इंटरव्यू में बोला कि आई वॉन्ट असद टू गो। तो ये तो जो रेलिवेंस है असद की कि वाहिद अलाय है ईरान का बिटवीन, यानी पूरे अरब दुनिया के अंदर वाहिद अलाय है ईरान का, और इसी के जरिए ईरान जो है वो हमास और हिजबुल्लाह को सपोर्ट कर रही है। ये तो एक फैक्ट है। देखिए, यानी यहाँ मसला ये नहीं है कि अगर किसी मसले में अमेरिका एक बात कह रहा है, अमेरिका तो दाइश को खत्म करने के लिए इराक, अमेरिका, ईरान, फ्रांस, ये सब एक हो गए थे ना, सब ने उसके खिलाफ जंग लड़ी। पाकिस्तान ने भी जंग लड़ी, इवन कि अफगानिस्तान ने भी जंग लड़ी, और तो और जो शाम में मौजूद ग्रुप्स हैं उन्होंने भी जंग लड़ी। देखिए, किसी एक मामले पर किसी का मौक़िफ़ एक हो जाने का मतलब ये नहीं होता कि लाजमन वो किसी के कहने पर उठे। मैं तो आपसे एक सिंपल बात कर रहा हूँ कि वहाँ की अपोजिशन मौजूद है। मैं इस वक्त आपसे ये नहीं कह रहा कि आप तहरीर शाम से या
दाइश से, अलकायदा से बात करें। मैं तो आपसे ये बात कर रहा हूँ कि जो वहाँ पर अपोजिशन के लोग मौजूद हैं, जो शामी अवाम है, जो उनकी नुमाइंदगी है, आप उनसे बात करके इसका कोई रास्ता निकालें। और जब आप इसका कोई रास्ता निकालेंगे, आसान हल निकालेंगे, क्या पूरे शाम में वाहिद बशारुल असद ही है जो शाम को संभाल सकता है? यानी क्या उस पूरे शाम की जो आबादी है इतनी बड़ी, उसमें कोई और सियासी नुमाइंदगी नहीं है? कोई और ये काम नहीं कर सकता? तो इसमें अवाम का पहले सोचना चाहिए। आप शामी अवाम का सोचें, उनको उनका हक दें और उसके मुताबिक इंतखाबात कराएं, एक अबूरी हुकूमत बनाएं, और जो वो फैसला करें वो सबको कबूल होना चाहिए। यानी अगर उस फैसले के नतीजे में बशारुल असद को वोट मिलते हैं आज़ादाना इंतखाबात के बाद, तो वो भी सर आंखों पर, क्योंकि वो शामी अवाम का फैसला होगा, चाहे वो बशार को लेकर आए, चाहे वो किसी और को लेकर आए, उसको तस्लीम करना चाहिए। बात क्लियर हो गई है फैजुल्लाह खान साहब की तरफ से। नाजरीन, आपने हमारे साथ डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट हमारे मौजूद थे, आपने उनकी गुफ्तगू समाअत फरमाई, जिससे ये नतीजा निकाला जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है कि इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का जो हल है वो टेबल टॉक के ऊपर है। वो जितनी ज़्यादा जो फाइटिंग है वहाँ पे चलती जाएगी, उतनी ज़्यादा आवाम के लिए नुकसानदेह है। और बशारुल असद खासतौर पे सीरियन गवर्नमेंट को भी ये चाहिए कि वो आवामी जितनी ज़्यादा हिमायत हासिल कर सकता है और उनके साथ मुज़ाकरात कर सकता है, उनसे मुज़ाकरात करने की ज़रूरत है। मगर ख़ासतौर पर ये जो फॉरेन फंडेड फाइटर्स हैं जो वहाँ पर तबाह बर्बादी कर रहे हैं सीरिया के अंदर, और ख़ासतौर पर इस अहम मौके के ऊपर कि जब तमाम मुसलमानों को इसराइल के ख़िलाफ़ यकजहत होकर लड़ने की ज़रूरत है, वहाँ पर वो उन्हीं ग्रोह के ऊपर हमला करना ये किसी भी ज़ाविये से समझ में नहीं आता। इस पर कोई शक नहीं है कि वो फॉरेन फंडेड फाइटर्स, वो लोग कि जो जिनका सीरिया से कोई ऐसा ताल्लुक़ नहीं है, जो खुद सीरियंस नहीं है, और वहाँ पे वो यानी उनकी जेब में जो है वो तुर्की का पैसा है और उनके पास असला अमेरिकन है, और वो उन्हीं मुसलमानों के ख़िलाफ़ जंग कर रहे हैं कि जो इसराइल और अमेरिका के ख़िलाफ़ जंग कर रहे हैं। तो इससे मामला समझ में आते हैं कि मामला कुछ इतना सीधा नहीं है, बल्कि इसके पीछे कुछ और अवामिल हैं, कुछ और फॉरेन इन्वॉल्वमेंट है, जिसको किसी और एनेक्स से देखने की ज़रूरत है। नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा, फिर किसी नए मौजू के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान वली शेख को दीजिए इजाज़त।